हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुकी है। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकंड यूनिट जो है उसका क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हम एटम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे एटम की, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स की। उसके बाद वन बाय वन जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे उन्हें एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है एटम। एटम जो वर्ड है ये सबसे पहले डाल्टन नाम के एक स्कूल टीचर ने और ये स्कूल टीचर कहाँ के थे? ये ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। इन्होंने सबसे पहले एटम जो है उसके बारे में बताया था कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, यानी इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इन्होंने 1808 के अंदर ये बात बता दी थी। उसके बाद एटम के बारे में बातें जब शुरू हुई, पता चला कि एटम होता क्या है, क्या कुछ होता है इसके अंदर, तो इन्होंने तो कह दिया था कि इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज़ है वो एटम होता है। लेकिन जे थॉमसन ने बताया, जे थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि जो एटम होता है ये सबसे स्मॉल पार्टिकल नहीं होता, इंडिविजिबल नहीं है, इसके अंदर भी सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। और इसी वजह से टिल टुडे 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाइंड आउट किए जा चुके हैं। कितने टोटल? 35 सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो टोटल कितने हैं? 3 हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? ये 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, 35 टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनके बारे में स्टडी की गई है। लेकिन फिर भी एटम के अंदर जो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का है और ग्रीक लैंग्वेज में एटम जो है इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। ठीक है, इनडिविजिबल मतलब होता है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, तो इसलिए ये कंसीडर किया जाने लगा था अनकटेबल, यानी इसे फर्दर हम कट करके फर्दर स्मॉल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो डाल्टन था उसने ये कह दिया था कि इंडिविजिबल है, इसके अंदर और कुछ भी स्मॉल पार्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो जे थॉमसन था इसने बताया कि ऐसा नहीं है, जो सब इसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 3, जो फंडामेंटल हैं वो 3 रहेंगे। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इनके अलावा जो 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाइंड आउट किए जा चुके हैं। तो अब जब इन चीज़ों के बारे में पता चल गया तो फिर बात आई कि अगर 3 फंडामेंटल पार्टिकल ये तीनों हैं वो, तो क्यों ना इनके बारे में कंप्लीट डिस्कस किया जाए कि कैसे फाइंड आउट हुए, कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्या कुछ होता है। तो इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी ऑफ कैथोड रेज के नाम से जाना जाता है। पहले ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती है, उन्हें कैथोड रे के नाम से जाना गया था और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये देखिए, जो विलियम क्रूक नाम के साइंटिस्ट थे, विलियम क्रूक, इन्होंने 1879 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बाद जो डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन्स की वो हुई थी। लेकिन उस टाइम पे इन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता था, इन्होंने स्टडी ऑफ कैथोड रेज की थी। किस वजह से? देखिए इसके सेटअप को समझते हैं। इन्होंने एक ट्यूब ली, ये जो है ये एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, इसे जाना जाता है क्रूक ट्यूब के नाम से, क्रूक ट्यूब। ठीक है, और ये इसकी लंबाई जो है वो 60 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 60 सेंटीमीटर लंबी इन्होंने एक ट्यूब ली। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट दिस ट्यूब वाज नोन एज क्रूक्स ट्यूब। तो इसने क्या किया यहाँ पे,
इस ट्यूब के अंदर एक कैथोड और एक एनोड जो है ये पुट कर दिया, एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड, इसे कनेक्ट करवा दिया यहाँ पे। और इसके अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो गैस है वो फिल कर दी, एयर या फिर जो गैस है वो फिल कर दी। और यहाँ से वैक्यूम जनरेट करने के लिए, मतलब इसे मेंटेन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ट्यूब लगाई हुई है, जिससे जो प्रेशर वगैरह है उसे मेंटेन किया जा सके, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना ये सेटअप तैयार किया और सबसे पहले क्या किया कि जैसे ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और जो वोल्टेज ली वो कितनी ली, 1000। जो देखो इन्होंने एक क्रूक्स ट्यूब ली, उसके अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेंटेन किया, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई, एनोड और कैथोड लगाए, इलेक्ट्रिसिटी जो अप्लाइड की वो इसने की थी 10,000 वोल्ट की, 10,000 वोल्ट्स की। अब जैसे ही इसने ये अप्लाई करना शुरू किया, क्या हुआ, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है तो इतनी हाई इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका फ्लो करने के बाद भी इसके अंदर किसी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो बेड कंडक्टर होती हैं। ये बात आपको पहले से पता है? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जो गैसेस होती हैं ये बेड कंडक्टर होती है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिस वजह से इसके अंदर किसी तरीके की कोई भी ऑब्जर्वेशन इसे ऑब्जर्व नहीं हुई। अब ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व नहीं हुई तो इसने सोचा कि ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब हो सकता है कुछ गलत हो या फिर ऐसा कुछ होता ही ना हो, है ना, बिना वजह क्यों टाइम वेस्ट करें। फिर इसने क्या किया, बाई चांस इसने 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को कम कर दिया, और कम कितना किया, 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। कितना करवाया? 10⁻²। अब इतना कम प्रेशर लिया और उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई गई तो इसने देखा कि इन दोनों कैथोड और एनोड के बीच में कुछ एक इसे ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व हुई, और वो क्या थी, यहाँ पे इसे इल्यूमिनेट करते हुए कुछ चीजें यहाँ पे नजर आई इन दोनों के बीच में। तो इसे लगा कि ऐसी क्या चीज प्रेजेंट है इसमें कि ये इल्यूमिनेट कर रही है ना। तो इसे वो जब ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व हुई तो उसने सोचा कि अच्छा, जब हम प्रेशर को कम कर रहे हैं तो कोई तो चीज है जो एनोड और कैथोड के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसने फिर से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और इस बार क्या किया, इसने प्रेशर जो है वो और भी ज्यादा कम कर दिया। कितना कर दिया? 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, और इसने अपने सेटअप को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंजमेंट किया, यहाँ पे देखिए, इसने जो बैक साइड स्क्रीन थी, जो क्रूक्स ट्यूब थी, उसमें बैक साइड के अंदर कोटिंग करवा दी। किसकी कोटिंग करवाई? जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करवा दी। और जो एनोड इसने यूज किया वो किस नेचर का किया? परफोरेटेड एनोड। कैसा एनोड था ये? परफोरेटेड, है ना। कैसा था एनोड? एनोड है ये, और किस नेचर का? परफोरेटेड। परफोरेटेड का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो बीच में स्पेस प्रेजेंट था और सारा हार्ड था, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी साइड से चीजें मूव कर रही हैं और वो कौन सी साइड जा रही है। जैसे ही प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर किया, जिंक सल्फाइड की यहाँ पे कोटिंग करवा दी। किस लिए करवाई? क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो जैसे ही इसके ऊपर पार्टिकल गिरेंगे, स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर, तुरंत ये क्या करेगा, वहाँ पे एक तरीके से एक स्पेशल तरीके की जो चमक होती है वो जनरेट होगी जैसे ही पार्टिकल जहाँ जहाँ पे स्ट्राइक करवाएंगे। तो इसकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो भी पार्टिकल जाके स्ट्राइक करेगा वो वहाँ पे पता चलेगा, ऑब्जर्व होगा, इस ट्यूब के अंदर दिखाई देगा। तो अब देखिए, इस तरीके का सेटअप तैयार करने के बाद जब ये पूरा सेटअप तैयार हो गया तो इसने बताया, इसने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कोई रेज निकल रही हैं और वो किस साइड मूव कर रही हैं? एनोड की साइड मूव कर रही हैं। और एनोड की साइड, जो परफोरेटेड एनोड था, इसमें से ये पास हो जा रही थी और बैक साइड जाके जब इस वॉल के ऊपर स्ट्राइक कर रही थी। ये जो वॉल है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने की यहाँ पे एक स्पेशल वजह है। वजह क्या है कि ये फॉस्फोरोसेंट नेचर की होती है। फॉस्फोरोसेंट नेचर। फॉस्फोरोसेंट क्या होता है कि जहां भी पार्टिकल गिरेगा वो इल्यूमिनेट करेगा, यानी एक स्पेशल तरीके की ग्रीनिश ग्लो जनरेट होगी, ग्रीनिश ग्लो।
और ये ग्रीनिश ग्लो जो है ये बताएगी कि जो पार्टिकल है वो कैथोड से किस साइड मूव कर रहे हैं, एनोड की साइड मूव कर रहे हैं। इससे ये पता चल गया कि जो रेज हैं वो कौन सी हैं, कैथोड रेज हैं, यानी वो कैथोड से निकली हैं और किस साइड मूव कर रही हैं, एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। अब इसे ये तो पता चल गया कि कोई रेडिएशंस हैं जो कैथोड से निकल रही हैं और किस साइड मूव कर रही हैं, एनोड की साइड मूव कर रही है, लेकिन अभी तक उसे इसका नेचर पता नहीं था कि किस टाइप की है, क्या कुछ है। तो देखें अब इसके अंदर इसने क्या किया, ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए इसके ऑब्जर्वेशंस के बारे में, ये तो एक्सपेरिमेंट था, इसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, तब इसे कुछ भी फाइंड आउट नहीं हुआ क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा ले लिया था 1 एटमॉस्फेरिक। फिर इसने धीरे धीरे प्रेशर कम किया तो इसे कुछ एक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व हुई। जब इसने प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक लिया उस टाइम पे परफोरेटेड कैथोड का यूज किया, ये स्पेशल काइंड का सॉरी कैथोड कह दिया मैंने, एनोड का यूज किया। ये स्पेशल तरीके का एनोड होता है जिसके अंदर से जो रेज हैं वो पास आउट हो जाएंगी, बैक साइड के अंदर जाएंगी और वहां पर फॉस्फोरेसेंट कोटिंग की हुई थी जिंक सल्फाइड की। जो पार्टिकल इसके ऊपर आके स्ट्राइक कर रहे थे वो ग्रीनिश ग्लो जनरेट कर रहे थे, जिससे जो ऑब्जर्वर था उसे पता चल रहा था कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है और कोई चीज इस डायरेक्शन से मूव कर रही है और इस साइड में आ रही है, तो इधर मूव करेगी तभी तो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही होती तो इस बॉल के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर पाती। तो इससे कंफर्म हो गया कि कोई चीज कैथोड से इमिट हो रही है और किस साइड मूव कर रही है, वो एनोड की साइड मूव कर रही है। अब देखिए इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। इसने क्या किया, एज इट इज प्रेजेंट रहने दीजिए। इसने बीच के अंदर एक ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पुट कर दिया और जब इसने ये चीज देखी कि जो रेडिएशंस हैं वो कैथोड से एनोड की साइड मूव कर रही हैं, तो इसे इसके जस्ट बैक साइड के अंदर, कौन सी साइड में, जस्ट इसके बैक साइड के अंदर एक शेडो ऑब्जर्व हुई। क्या ऑब्जर्व हुई, एक शेडो ऑब्जर्व हुई। इससे क्या पता चल गया कि जो भी कैथोड से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो किस नेचर की है, वो मटेरियल नेचर की हैं और वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, कैथोड से एनोड साइड में मूव कर रही है। इसी वजह से तो इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो इस साइड में इसके बैक साइड में ऑब्जर्व हुई, क्योंकि रेडिएशन इस साइड से आ रही है तो जो शेडो है ये इसके बैक साइड के अंदर चली गई। दूसरी चीज इसने फिर क्या किया, इसे यहाँ पे टाइट बिल्कुल जो है टाइटली होल्ड करवा दिया और ये फ्रीली मूविंग था। अभी तो हमने जो फर्स्ट टाइम लिया वो तो बिल्कुल कांस्टेंट था एक जगह के ऊपर और उसकी शेडो को ऑब्जर्व किया है। सेकंड टाइम के ऊपर इसने क्या किया, इसे फ्रीली ऑब्जर्व करने के लिए मूवेबल जो है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है इसकी, उसके अंदर कन्वर्ट करवाया। और ये किस तरीके से मूव करेगा आप देखिए, जैसे ही यहाँ से रेडिएशन इसके ऊपर गिरी इसने इस तरीके से रोटेट करना, मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब ये वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही रेडिएशन जो है कैथोड से जो भी चीज इमिट हो रही थी वो जैसे इसके ऊपर गिर रही थी इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसने इस चीज को कंफर्म करवाया इस एक्सपेरिमेंट ने कि जो भी रेज यहाँ से इमिट हो रही हैं वो किस नेचर की हैं, मटेरियल नेचर की हैं। किस नेचर की हैं वो रेज, मटेरियल नेचर की हैं। इसका क्या कैसे पता चला, क्योंकि इस पैडल व्हील ने यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये कंफर्म हो गया कि ये मटेरियल नेचर की है। अब बात आती है कि ये कैसे पता चले कि ये पॉजिटिवली जो भी यहाँ से पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, जो भी मटेरियल नेचर की रेडिएशंस आ रही हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए उसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर 2 प्लेट लगा दी गई, ठीक है, ये थोड़ा आगे कर लें, 2 प्लेट लगा दी गई इस तरीके से और ये एनोड हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, परफोरेटेड जो एनोड है, और यहाँ पे 2 प्लेट जो है वो अलग से लगा दी गई। अब जो प्लेट लगाई गई एक पॉजिटिवली चार्ज थी, ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। 2 प्लेट्स लगाई, एक पॉजिटिवली चार्ज थी एक नेगेटिवली चार्ज थी। जैसे ही यहाँ से रेडिएशंस इमिट हुई, ओके, इन्होंने क्या किया, ये मूव करेंगी कौन से डायरेक्शन के अंदर, ये पॉजिटिवली जो चार्ज प्लेट थी उसकी तरफ जो है थोड़ी सी उसकी साइड फ्लिप कर गई, यानी जो कैथोड से रेडिएशन इमिट हुई वो किस साइड गई, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ चली गई, इलेक्ट्रोड की तरफ चली गई, जिससे ये कंफर्म हो गया कि इनके ऊपर इनका नेचर कैसा है, ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज।
नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इन्होंने कौन सी साइड मूव किया, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की साइड मूव किया। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होती तो पॉजिटिव को तो रिपेल करती, किस साइड जाती, फिर ये नेगेटिव चार्ज की साइड जाती, प्लेट की साइड मूव करती। लेकिन इन्होंने क्या किया, कैथोड से जैसे ही रेडिएशन से इमिट हुई, इन्होंने देखा एक साइड नेगेटिव प्लेट है, एक साइड पॉजिटिव है, और पॉजिटिव प्लेट की साइड ये मूव कर गई। तो सारी जो रेडिएशन है पॉजिटिव साइड के अंदर आ गई। तो इससे पता चला कि किस तरीके की चार्ज है, के ऊपर चार्ज कैसा प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे 2-3 बातें कंफर्म हो चुकी हैं। फर्स्ट, ये मटेरियल नेचर की होती हैं। सेकंड, कैथोड से इमिट हो रही है और एनोड की साइड मूव कर रही है। थर्ड, कि ये नेगेटिवली चार्ज है। ये ऑब्जर्वेशंस इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो साइंटिस्ट था उसने 1 बाय 1 करके सारी बता दी थी। अब देखिए इसमें, अब देखिए जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट हुई, उनमें जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो तो सिर्फ 2 हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसने क्या बता दिया था। देखिए जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो तो एक तो ये थी कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कैथोड रेज जो होंगी वो मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई होंगी। सेकंड, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख चुके हैं। इसके अलावा उसने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट कर रहा था, और दूसरा एक्सरे जो है, एक्सरे जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो शो कर रहा था, और हीटिंग इफेक्ट भी शो कर रहा था। जो भी मेटेलिक प्लेट हम यूज़ कर रहे थे इसके अंदर, वो हीटअप हो जा रही थी, और जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जा रहा था उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जब देख रहे थे तो वो कूल डाउन हो जा रही थी। इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट भी शो कर रही थी। मेटल में से अगर थिन लेयर है मेटल की तो उसमें से पास आउट हो जा रहे थे, अगर बहुत ही थिक मेटल लेयर थी तो उसमें से पास आउट नहीं हो पा रहे थे। ये कुछ एक ऑब्जर्वेशंस थी जो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व की गई, लेकिन मेन जो ऑब्जर्वेशन हमारे काम की है वो ये 2 थी जो यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब बात आती है कि ये कैसे पता चले कि इसका चार्ज क्या है, मास क्या है। तो उसके लिए 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले जे थॉमसन जो है, इसने 1897 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, और इसने क्या बताया, चार्ज बाय मास जो है ई बाय एम से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज को ई से और मास को एम से। कितने के इक्वल था, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम के इक्वल था। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। इसके बाद था फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, सिर्फ चार्ज डिटरमाइन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है। ये चीज कैसे फाइंड आउट हुई, आर.एम. लीकर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1917 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे जाना जाता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसने बताया कि चार्ज जो है E जो है ओनली, उसकी वैल्यू कितनी है, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जो मास है इसका वो कितना है, वो किस तरीके से निकालेंगे, चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो। तो चार्ज कितना है, खाली 1.60 इंटू 10⁻⁻19, और E बाय एम रेशियो हमने यहाँ निकाल रखा है, कितना होता है 1.76 इंटू 10⁸8। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। कई बार ये केजी में लिखा रहता है, कई बार ग्राम में, तो उसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब देखिए जो 1.60 इंटू 10⁻⁻19 है, ये जो वैल्यू है ये 1 यूनिट चार्ज के इक्वल होती है। तो ये जो वैल्यू है अगर 1 यूनिट चार्ज के इक्वल है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैज ए मास नियरली इक्वल टू 1/1837 पार्ट ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन। यानी जो इलेक्ट्रॉन है फंडामेंटल पार्टिकल, उसके बारे में कंप्लीट जो चार्ज, मास, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी इसके थ्रू बता दी गई थी। हम इन्हें डिटेल के अंदर इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि आपके काम का सिर्फ इतना ही पोर्शन है अभी। अगर काम का आएगा जब तब डिटेल में भी बात कर लेंगे, तो सिर्फ इतना ध्यान रखें। तो ये था कंप्लीट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी स्टडी ऑफ कैथोड रेज। उस टाइम पे तो इसे कैथोड रे के नाम से ही जाना गया था कि इसमें ये कैथोड रेज निकल रही थी कैथोड पर से, और उसकी ये ऑब्जर्वेशंस थी। बाद में जो जे थॉमसन था, इसने इलेक्ट्रॉन वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और उसने ये सारे चार्ज वगैरह जो है, चार्ज बाय मास रेशियो है, इसके बारे में बताया था। और उसी के बाद में ये इलेक्ट्रॉन की जो कंप्लीट डेफिनेशन जनरेट हुई कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है एंड हैज ए मास, और इसका जो मास होता है वो नियरली इक्वल होता है हाइड्रोजन के 1/1837 जो पार्ट है उसके इक्वल रहता है। तो ये सबसे पहले किसने बता दिया था, जो जे थॉमसन है, इसने इस चीज़ के बारे में बताया था। तो
हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको जे थॉमसन जो है उसी को कंसिडर किया जाता है। ये आप कंप्लीट यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो अभी तो इसमें जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतना ही पढ़ना है आपको। डायग्राम जो है वो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक बार ही बना के या फिर 2 या 3 डायग्राम बना लें आप, हर बार नया डायग्राम ना बनाएं।